स्टूडेंट हम सबसे पहले ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चंद बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो पहले है कंडक्शन। किसी भी सब्सटेंस की अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजारने की खूबी कंडक्शन कहलाती है। ठीक है, जिस केमिकल में कंडक्शन की खूबी होती है वो कंडक्टर कहलाता है। जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजारती है वो केमिकल कंडक्टर, और उसकी ये खूबी कंडक्शन कहलाती है। कंडक्शन होती है दो किस्म की, इलेक्ट्रोलाइटिक या मेटेलिक। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हमेशा फ्री आइंस की वजह से होगी, जैसे केटाइन आज़ाद है, क्लोराइड एनाइन आज़ाद है। किसी भी सॉल्यूशन में फ्री आइंस मौजूद हों तो वो कंडक्टर बन जाता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहलाती है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, जैसे आप वाटर और सॉल्ट मिला के बीकर में यहाँ पे लगा दें, वाटर और साल्ट मिला के बीकर में रख दें। अब चूँकि इसमें फ्री आइंस हैं, पानी में मौजूद सॉल्ट के आइंस अलहदा हो जाते हैं, तो वो मोबाइल है मूव कर रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे ना, वो यहाँ पे पास हो जाएगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी। अगर आप यहाँ बिजली की तार डालेंगे तो आपको यहाँ पे करंट पड़ेगा। कैसे करंट पड़ा? इन मोबाइल आइंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने कैरी की और यहाँ तक पहुँचा दी। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहलाती है, जो कि फ्री आइंस की वजह से होती है सोल्यूशन के अंदर। मेटेलिक कंडक्शन जैसे मेटल्स में होती है, किस वजह से होती है? ये होती है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं बिकॉज ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइट बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं बिकॉज ऑफ फ्री आइंस और मोबाइल आइंस। तो कंडक्शन होगी दो किस्म की। ठीक है, आयोनाइजेशन क्या होती है? किसी भी सॉलिड सॉल्ट का, जैसे NaCl सॉलिड है, अपने आइंस में तकसीम हो जाना, इसका सोडियम अलहदा हो जाए, क्लोराइड अलहदा हो जाए, ये अमल आयोनाइजेशन कहलाता है, आइंस का बनना। ठीक है, अब सॉलिड जो है NaCl, ये दो अंदाज में आइंस में तकसीम हो सकता है। या तो आप उसे इतना गर्म करें कि वो मेल्ट हो जाए, फ्यूज्ड और मेल्टेड। ठीक है, वो आयोनाइज हो जाएगा, आइंस में तकसीम हो जाएगा। या दूसरा ऑप्शन क्या है? गर्म ना करें, इसे पानी में हल कर दें, एक्वस सोल्यूशन बना लें, तब भी वो आयोनाइज हो जाएगा, आइंस में तकसीम हो जाएगा। ये अमल आयोनाइजेशन कहलाता है। तो सॉलिड सॉल्ट की आयोनाइजेशन या तो उसे गर्म करके मेल्ट करके हासिल होती है, या पानी में हल करके। वो सॉल्ट जो कि आयोनाइजेशन कर ले, इन दो हालतों में इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। ठीक है, आयोनाइजेशन वो अमल है जिसमें कोई केमिकल आइंस बना दे, और जो केमिकल आइंस बनाएगा वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं दो किस्म के, स्ट्रॉन्ग या वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि मुकम्मल तौर पर आइंस बना दें, जैसे HCl है, आप इसे पानी में हल करते हैं, ये मुकम्मल तौर पर ये आयोनाइज हो जाता है, आइंस में तकसीम हो जाता है। अगर आपने इसे 100 ग्राम लिया है फॉर एग्जांपल, तो 100 का 100 ग्राम ये आइंस में तकसीम हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 0 ग्राम। ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो जाए, आइंस में तकसीम हो जाए। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि बहुत कम आइंस बनाए, जैसे ये है, ये भी पानी में हल होने पे आइंस बनाता ज़रूर है लेकिन कम बनाता है। अगर आपने इसे 100 ग्राम लिया है तो 100 में से बस ये 1-2 ग्राम ही आइंस बनाएगा, बाकी 99 ग्राम इसी हालत में रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि इसकी आयोनाइजेशन बहुत कम है, ये बहुत कम आइंस बनाता है। आप देखें नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मैंने कहा था जो आयोनाइजेशन करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो फिर जो आयोनाइजेशन नहीं करेंगे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है ग्लूकोज, हमारे पास है शुगर। ठीक है, ये कोवलेंट कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये पानी में हल ज़रूर हो जाते हैं। ग्लूकोज भी पानी में सोलूबल है, सुक्रोज भी पानी में सोलूबल है, लेकिन ये पानी में हल होने पर आइंस नहीं बनाते। तो ये भी याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि जो पानी में हल हो रहा है ज़रूर आइंस बनाए, ये आइंस नहीं बनाते, पानी में हल हो जाते हैं, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। और अगर आप शुगर का सोल्यूशन लेंगे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरेगी, ग्लूकोज का सोल्यूशन लेंगे पानी में, उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरेगी, नॉन कंडक्टर होते हैं। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो किस्म के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल्स बनाते हैं नए।
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोवाइड करते हैं बैटरी की शक्ल में और नए केमिकल बना लेते हैं। ये सेल आप डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, ये सिर्फ इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं जहाँ केमिकल बनाने होते हैं। वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल वो सेल होता है जिसमें आप केमिकल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये वो सेल हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, घरों में जो सेल या बैटरीज यूज़ हो रही हैं वो यही सेल हैं। उसके अंदर केमिकल पैक्ड होते हैं और आप उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जिससे घड़ियाँ या रिमोट वगैरह आप चलाते हैं। ठीक है, पहले सेल में आप क्या कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल्स में, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और दूसरे सेल में क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी लेके किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों की होगी डेफिनेशन। मजमूई तौर पर इन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। इसका मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप इन कन्वर्जेंस को स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। अब एक एक्टिव कंपोनेंट ऑफ सेल, एक सेल के जो काम के कंपोनेंट हैं जो एक्टिव हैं, रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वो कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। इनका आप बहुत जिक्र पढ़ेंगे। इसके अलावा सेल में बैटरी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स भी होती हैं, वो एक बीकर भी होता है जिसमें सेल बनाया जाता है, वो एक्टिव नहीं है, असल में जो काम के हैं वो यही हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड अमूमन एक मेटल का टुकड़ा होगा, अमूमन ये मेटल्स ही होते हैं जो कि आपने इस तरह हैंग करना होता है सेल के अंदर। ठीक है, तो ये एक टुकड़ा होता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड हमेशा दो किस्म के होते हैं, या ये एनोड हुआ करेंगे या कैथोड हुआ करेंगे। ये अमूमन मेटल्स होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा मेटल्स होते हैं। इलेक्ट्रोड मेटल्स के अलावा कार्बन का भी बनता है, तो वो फिर नॉन मेटल में आ जाता है। ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड बनता है, वो भी नॉन मेटल है, अमूमन मेटल्स के होते हैं। एनोड वो इलेक्ट्रोड होगा जहाँ पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड वो इलेक्ट्रोड जहाँ पे हमेशा रिडक्शन होगी। कोई भी सेल हो दुनिया में, एनोड पर हमेशा उसमें ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पर हमेशा उसमें रिडक्शन होती है। आप इसे ऐसे याद रखिएगा, रेड कैट, रिडक्शन, कैट मीन्स कैथोड, तो कैथोड पर हमेशा रिडक्शन। और इनकी कोई डेफिनेशन नहीं बनानी। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़ लिया, वो केमिकल जो आयोनाइज हो जाता है, आइंस बना देता है, किन दो हालतों में, या तो एक्वस सोल्यूशन में या फ्यूज्ड फॉर्म में, ये केमिकल इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट लेके आपने एक बीकर में या एक कंपार्टमेंट में आइंस की शक्ल में इलेक्ट्रोलाइट ले लिए और उसमें इलेक्ट्रोड को डिप करना होता है। इस अंदाज में हम सेल बनाते हैं। अभी आगे हम डिटेल में इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप जैसे डायग्राम से ही देख रहे हैं, ये सिंगल सेल है, एक ही बीकर है, उसी में इलेक्ट्रोड डिप कर दिए गए हैं। तो पहला इनका जो डिफरेंस है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये है सिंगल सेल। और वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल में आपको क्या नज़र आ रहा है, टू हाफ सेल, ये हाफ सेल है लेफ़्ट वाला, ये हाफ सेल है राइट वाला, दोनों मिलेंगे तो कंप्लीट सेल बनेगा। लेफ्ट हाफ सेल प्लस राइट हाफ सेल, ये दोनों मिलके बनेगा कंप्लीट सेल। ये आप कह सकते हैं इट हैज़ वन कंपार्टमेंट, इट हैज़ टू कंपार्टमेंट। पहला डिफरेंस हमने देख लिया। सेकेंड, यहाँ पे आपने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज बैटरी लगाई है, यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, वायर ज़रूर है लेकिन बैटरी नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड, खुद देंगे।
नो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे। नंबर थर्ड, जब आप यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, अगर आप उसे ऑन ना करें, 1 साल भी ये सेल पड़ा रहे काम नहीं करेगा, तो ये सेल है नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे आप ये कनेक्शन अटैच करेंगे और ये केमिकल लेंगे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट नीचे लेंगे, ये फ़ौरन खुद ब खुद रिएक्शन शुरू कर देगा, ये है स्पॉन्टेनियस। इसमें अभी हम केमिस्ट्री में इसकी सीखेंगे, इसमें केमिकल्स बनते हैं नए और इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आप लिख सकते हैं जैसे हमने डेफिनेशन में भी देखा था, प्रोड्यूस केमिकल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 5, जैसे आप बैटरी ऑन करेंगे, बैटरी की हमेशा 2 वायर्स होती है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो बैटरी ऑन की जो वायर पॉजिटिव है वो जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव वाली जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इस वाली पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसे आप बोलेंगे एनोड। यहाँ पे इस वाली पे आ गया नेगेटिव, इसे आप बोलेंगे कैथोड। तो इस सेल में एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव और कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव। वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एनोड पे चार्ज होता है नेगेटिव और कैथोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव। ये मेन डिफरेंस है। तो कभी आपने डेफिनेशन नहीं बनानी, द इलेक्ट्रोड हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज एनोड, इलेक्ट्रोड हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कैथोड, गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें ऐसा होता है, इसमें तो ऐसा होता ही नहीं है। तो एनोड कैथोड की क्या फिर डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। अब मैं आपको इसकी केमिस्ट्री से समझा देता हूँ भाई इस चीज़ का क्या मतलब है, एनोड पे यहाँ नेगेटिव कैसे आ जाता है, कैथोड पे यहाँ पॉजिटिव कैसे आ जाता है, उसके बाद मज़ीद देखेंगे। स्टूडेंट अब मैं आपको इसकी केमिस्ट्री सिखाता हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है और वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है अंदर। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने बैटरी खुद प्रोवाइड की है, ये वायर जिस टर्मिनल से अटैच हो गई वो पॉजिटिव एनोड बन गया और ये वायर जिस टर्मिनल से अटैच होगी वो नेगेटिव कैथोड बन गया। तो नीचे आपने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया, इलेक्ट्रोलाइट आप कोई भी ले सकते हैं, एक्वस सोल्यूशन या फ्यूज्ड। तो मैं सपोज करता हूँ कि मैंने NaCl ले लिया फ्यूज्ड फॉर्म में, पिघली हुई हालत में, लिहाजा इसमें बहुत से सोडियम और बहुत से क्लोराइड सेपरेट हैं, वाटर इसमें नहीं है, तो वाटर हो तो कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। अब देखें, जैसे आप बैटरी को ऑन करेंगे इस पर चार्जेस आएंगे, तमाम के तमाम केटाइन दौड़ पड़ेंगे कहाँ पे, कैथोड की जानिब, और तमाम के तमाम एनाइन दौड़ पड़ेंगे कहाँ पे, एनोड की जानिब। किसी भी आयंस की इस तरह सोल्यूशन में मूवमेंट, ख़ास डायरेक्शन में दौड़ पड़ना, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो ये कंडक्शन का अमल शुरू हो गया आपने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अब जब भी अपने अपने इलेक्ट्रोड की जानिब जाएंगे, वहाँ पे जाके क्या करेंगे, ये जो रिएक्शन करेंगे उन रिएक्शन को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या है, आयंस की मूवमेंट, और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, वहाँ जाके रिएक्शन करना। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एनोड पे क्या हुआ। एट एनोड, भाई एनोड पे पहुंचेगा कौन, क्लोराइड आयन। हर आयन चाहता है डिस्चार्ज होना, ये माइंड में रखिएगा, हर आयन चाहता है डिस्चार्ज होना। डिस्चार्ज मीन्स अपना चार्ज ख़त्म करना। जैसे क्लोराइड है ना, इस पे 1 नेगेटिव है, इसकी सबसे बड़ी विश क्या है इस टाइम, ये अपना चार्ज ख़त्म कर दे। यहाँ पे जब ये पहुँचेगा
तो ये पॉजिटिव इसे मौका देगा अपना चार्ज ख़त्म करने का। कैसे ही अपना चार्ज ख़त्म कर सकता है? अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो इसका चार्ज ख़त्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो आपने देखा कि ये एनोड पे पहुंचा था और एनोड पे क्या किया? ऑक्सीडेशन का अमल किया। अगर Cl दो जाते तो 2 Cl बनाते, वो Cl2 गैस बन जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन दे देते। तो एनोड तो हमने पढ़ लिया। अब आ जाए कैथोड। कैथोड पे कौन पहुंचा? सोडियम आयन। सोडियम आयन जब कैथोड पे पहुंचेगा तो डिस्चार्ज होना चाहता है। कैसे डिस्चार्ज हो सकता है? इलेक्ट्रॉन दे के या लेके? भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है ही नहीं, ये तो पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ बहुत सारे नेगेटिव हैं कैथोड पे, उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये Na सोडियम एटम बना देगा। अगर ये 2 लेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 सोडियम बना देगा। तो आपने देखा कैथोड पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन हुए ना। इलेक्ट्रॉन का गेन होना क्या होता है? रिडक्शन। तो कैथोड पे हुई रिडक्शन, एनोड पे हुई थी ऑक्सीडेशन। अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो आपके पास बनेगी मुकम्मल एक इक्वेशन। ये इससे कैंसिल आउट हो गए। आपने शुरू में क्या लिया था? 2NaCl आइंस की शक्ल में लिया था ना। सोडियम अलहदा था, Cl अलहदा, क्योंकि आपने कौन सा सॉलिड फॉर्म में लिया था? आपने तो फ्यूज फॉर्म में लिया था। ये ऐसे होता है। आपने बनाया क्या? यहाँ पे Cl2 बनी एनोड पे, यहाँ पे सोडियम मेटल बनी। तो आपने देखा, आपने सॉल्ट लिया था और नए केमिकल बना लिए ना, क्लोरीन बना लिया और सोडियम बना लिया। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यही काम किया जाता है। आप नए केमिकल बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी आप खुद प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल में ना आपने यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड लेना है और उसे आपने जिंक सल्फेट के ही सोल्यूशन में डिप करना है। जिंक सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन आपने कितना बनाना है? 1 मोलर। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया। राइट साइड पे आपने लेना है कॉपर का इलेक्ट्रोड और आपने इसे कॉपर सल्फेट उसी के, जिसका इलेक्ट्रोड लें उसी के सॉल्ट के सोल्यूशन में डिप करना है। ये भी आपने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है। तो ये तो आपने सेल तैयार कर लिया। इन दोनों को आपने एक्सटर्नल वायर से जोड़ देना है। वायर से मुराद ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी है, बस आपने कनेक्शन जोड़ा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगाई यहाँ पे। यहाँ पे आपने सॉल्ट ब्रिज यूज़ करना है। अभी हम देखेंगे सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है। इसमें पोटाशियम क्लोराइड का सोल्यूशन भरा होता है सैचुरेटेड, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड। KCl आपने इसमें पैक कर दिया है। ठीक है, अब देखें इलेक्ट्रोड बनता है मेटल से और मेटल के होते हैं एटम न्यूट्रल, उन पे कोई चार्ज थोड़ी होता है। तो ये जिंक पे ना ऐसे लाखों एटम होंगे जिंक के। जिंक में नेचुरल सलाहियत है कि जैसे ही आप जिंक को उसी के सोल्यूशन में डिप करते हैं वो घुलना शुरू हो जाता है। आमतौर पे जो नरम चीज़ें होती हैं, आप किसी नरम चीज़ को पानी में डबो के रखें इस तरह हैंग करके, ऐसे सब देखेंगे नीचे से घुलना शुरू हो जाएगी वो। यही हिसाब जिंक के साथ है। केमिस्ट्री की ज़ुबान में इस बात का ये मतलब है कि जो जिंक है ना, ये एटम की बजाय आइंस में कन्वर्ट हो रहा है। ये इसने जिंक आयन बनाया। जैसे इसने जिंक आयन बनाया, ये नीचे सोल्यूशन में आ गया, क्योंकि आयन तो सोल्यूशन में रहते हैं, सोल्यूशन में हल होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो इसने 2 बनाए वो यहाँ ऊपर इसने छोड़ दिए। दूसरा एटम ये काम करेगा, जिंक आयन बना के नीचे उतर आएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे छोड़ देगा? ऊपर मेटल पे। तीसरा जिंक ये काम करेगा, नीचे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे छोड़ देगा? ऊपर छोड़ देगा। चौथा जिंक ये काम करेगा, नीचे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे छोड़ देगा? ऊपर छोड़ देगा। पांचवा, छठा, 1 लाखवां, 100 लाखवां, लाखों करोड़ों एटम यही काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब देखें, जब बहुत सारे जिंक आयन नीचे आ गए तो ऊपर क्या बचे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बचे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक ट्रिप गया है बच्चों का स्कूल का स्विमिंग पूल में नहाने। तो ये स्विमिंग पूल में बच्चे नहाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास बैग हैं। वो क्या करेंगे? बैग यहाँ किनारे पे छोड़ देंगे और पानी में जंप कर देंगे। दूसरा बच्चा क्या करेगा? बैग यहाँ छोड़ेगा, पानी में जंप करेगा। तीसरा स्टूडेंट, चौथा स्टूडेंट, पाँचवा, छठा, तमाम के तमाम ने बैग यहाँ पे छोड़े और पानी में आ गए। तो पानी में आपको क्या नज़र आएगा? स्टूडेंट। और किनारे पे आपको क्या नज़र आएगा? बैग्स बहुत सारे। यही काम जिंक ने किया। जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ के नीचे छलांग मारता है, जैसे बैग।
तो ये बैग की तरह किनारे पे रह गए और जिंक कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया स्टूडेंट की तरह। ठीक है, जिंक आइन तो नीचे आ गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे। इलेक्ट्रॉन को रास्ता नज़र आ रहा है, अगर ये ना वायर होती तो ठीक है यहाँ पे रहते। अब इन्हें रास्ता नज़र आ रहा है यहाँ से यहाँ जाने का, और यहाँ से यहाँ वो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, पोटेंशियल ज़ीरो है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ज़्यादा से कम की जानिब बहता है, पानी की तरह। पानी हमेशा ज़्यादा से कम की जानिब बहता है, तो इलेक्ट्रॉन लाजमी तौर पे यहाँ से बह के यहाँ पे आएगा और रास्ते में आप उसे इस्तेमाल करेंगे। बल्ब लगा दें, कोई पंखा लगा दें, इलेक्ट्रॉन के बहाव से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, आप उसे रास्ते में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने कुछ यूज़ की, कुछ यहाँ पे आ गए। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएं तो कुछ देर बाद ये बैलेंस हो जाएगा। अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए तो फिर इलेक्ट्रॉन फ़्लो करेंगे नहीं, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अब आगे आपका क्या मकसद है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे ही हैं उन्हें यूज़ किया जाए, वरना तो बैलेंस आ जाएगा, और पोटेंशियल जब बैलेंस में आ जाए तो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करती। इन्हें इलेक्ट्रॉन यूज़ करने के लिए जो नीचे कॉपर सल्फेट है ये मदद को आएगा। कॉपर जो है इसमें टेंडेंसी होती है नेचुरल इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो कॉपर के आयन्स ऊपर जाएंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉन आए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे एक आयन, और ये बना देगा कॉपर का एटम। वो यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 लाखों यहाँ पे डिपॉजिट होंगे और इलेक्ट्रॉन यूज़ किए जाएंगे। तो यहाँ पे जिंक वाले पे क्या हुआ था, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए थे, ऑक्सीडेशन हुई थी जिंक की। और कॉपर वाले पे क्या हुआ, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो कॉपर की क्या होगी, रिडक्शन। अब मैंने आपको सिखाया हुआ है भाई, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है वो कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, एनोड, तो जिंक वाला एनोड है। जहाँ पे रिडक्शन होती है कौन सा होता है, कैथोड, तो कॉपर वाला कैथोड है। अगली बात समझें, जिंक पे कौन सा चार्ज मौजूद है इस टाइम, नेगेटिव, तो यही है ना, एनोड पे नेगेटिव होगा इस वाले सेल में, हमने प्रीवियस स्लाइड में लिखा है। कॉपर पे क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होती है, पॉजिटिव। भाई लाइट या रोशनी की कमी क्या होती है, अंधेरा होता है। अंधेरा बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है, आप कहते हैं ना अंधेरा ये कोई मटेरियल नहीं है, क्या है, रोशनी की कमी को बोलते हैं। तो ऐसे ही आप बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव होता है ये कुछ भी नहीं होता, क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी को बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए उनकी कमी हुई, उनकी कमी से बन गया पॉजिटिव। तो आप देखें कॉपर कैथोड है ना, जो कि रिडक्शन हो रही है, और कॉपर पे चार्ज कौन सा बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो मैंने यही लिखवाया था, कैथोड पे पॉजिटिव इस वाले में, एनोड पे नेगेटिव, और इस वाले में क्या, एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव। ठीक है, ये बात आपने समझी। इसके बाद नेक्स्ट देखें, अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, Zn Cu2 प्लस आफ्टर रिएक्शन Zn2 प्लस Cu। तो ये हमारे पास मुकम्मल इक्वेशन बन गई, और इसे कहा जाता है रिडोक्स इक्वेशन, चूँकि ये 2 रिएक्शन के मिलने से बनी है। कौन कौन से, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो रिडक्शन का ReD और ऑक्सीडेशन का OX, इसे रिडोक्स बोला जाता है। देखें अब इसे एक नए अंदाज में लिख लेते हैं। आपने पहला रिएक्शन क्या किया, जिंक से जिंक आइन बनाया, तो एरो की बजाय आप स्लैश लगा दें, जिंक आइन। जिंक आइन कहाँ पे आ गए, वो जिंक आइन सोल्यूशन में आ गए। सोल्यूशन को 1 मोलर से आपने रिप्रेजेंट करना होता है। फिर आपने डबल स्लैश लगा दिया। डबल स्लैश लगाने का क्या मकसद, अब दूसरा रिएक्शन कौन सा है, कॉपर। कॉपर आइन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, तो कॉपर आइन नीचे सोल्यूशन में थे 1 मोलर, और ये एरो के बाद क्या बन गए थे, कॉपर एटम में चेंज हो गए थे। इस इक्वेशन में हमने इलेक्ट्रॉन शो नहीं किए, इसे कहा जाता है सेल इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन को इस अंदाज में भी लिखा जा सकता है, इस अंदाज में भी। स्टूडेंट हमने इसमें बहुत से डिफरेंस देखे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक या वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल में। अब मैं आपको कुछ इसमें सिमिलैरिटीज़ बताना चाह रहा हूँ। तो सिमिलैरिटीज़ दोनों में, नंबर 1, दोनों में एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन हो रही है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन हो रही है। कोई भी सेल है, एक तो ये सिमिलैरिटी होगी। दूसरी सिमिलैरिटी, ये दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं। ठीक है, ये तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं।
इन दोनों में जो मर्जी रिएक्शन हो रहा हो, लेकिन है तो रिडॉक्स रिएक्शन, तो इन दोनों में रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं, इसमें भी रिडॉक्स, इसमें भी रिडॉक्स। ठीक है, दोनों सेल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। भाई ये बात बहुत दिलचस्प है और समझाने से ताल्लुक़ रखती है कि दोनों में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की जानिब कैसे फ़्लो कर रहे हैं। यहाँ तो मैंने आपको सिखा दिया था कि जिंक इलेक्ट्रॉन बहुत सारे देता है, यहाँ पे आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ से यहाँ पे फ़्लो कर जाते हैं एनोड से कैथोड की जानिब। इसमें तो इलेक्ट्रॉन जाते नज़र आ रहे हैं। भाई इसमें तो एनोड पे पॉजिटिव है, कैथोड पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की जानिब आ सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा। अब ये बात समझें, देखें आपके घरों में जो पंप है पानी का, वो क्या करता है? पंप नीचे से पानी को खींचता है और ऊपर पहुंचा देता है जहां आप उसे यूज़ करते हैं। ज़मीन के नीचे से पानी को खींचा, ऊपर पहुंचा दिया, पंप का ये फंक्शन है। क्या आपने सोचा है कि पंप थोड़ा बहुत पानी शायद खुद बना रहा हो? क्या ये खुद पानी बनाता है? नहीं बनाता। क्या करता है? नीचे से ऊपर पहुंचा देता है। तो पंप का काम सिर्फ पानी को ट्रांसफ़र करना है, खुद नहीं बना रहा है। यही काम बैटरी का होता है। जब आपने बैटरी ऑन नहीं की तो भाई ये इलेक्ट्रोड न्यूट्रल है, इन पे कोई चार्ज नहीं। आपने यहाँ कोई भी मेटल ली है, यहाँ भी आपने कोई भी मेटल ली है, बैटरी आपकी ऑफ है, तो क्या है? यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। जैसे आप बैटरी को ऑन करेंगे, ये बैटरी क्या काम करती है? अपने इलेक्ट्रॉन नहीं बनाती, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ पे भेजना शुरू कर देती है, बिल्कुल पंप की तरह। नीचे से पानी ऊपर पहुँचा देता है। ऐसे ही ये जो बैटरी है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन उखाड़ के यहाँ पे पहुँचाना शुरू कर दिए। इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। आप कहते हैं नोड पे पॉजिटिव कैसे आ गया? बैटरी ने किया, और यहाँ से यहाँ पे पहुँचा दी, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी एनोड से कैथोड की जानी भी गए, लेकिन किसकी मदद से? बैटरी की मदद से। और यहाँ पे खुद ब खुद चले गए थे। ये फ़र्क है। इसलिए तो आप इसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस और इसे आप कहते हैं स्पॉन्टेनियस। इसमें वो काम खुद ब खुद हो रहा है, इसमें वो काम बैटरी करवा रही है। ये मेरा ख्याल आपको बात समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट आप देखें, ये जो गैल्वेनिक सेल है या वोल्टिक सेल है, इसमें आप सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने पढ़ा था उसमें आप यूज़ नहीं करते। तो भी क्या वजह है? सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पे क्या फंक्शन है? हम क्यों लगाते हैं, और अगर ना लगाएं तो क्या हो? तो इसमें हम देख चुके कि इस साइड पे जिंक है और आपने इसे किस में डिप करना है? जिंक सल्फेट में 1 मोलर सोल्यूशन। तो ऐसे बहुत से जिंक आइन होंगे, बहुत से सल्फेट आइन होंगे, जिंक आइन, सल्फेट आइन। लेकिन एक बात तो सोचें, क्या ये जिंक और सल्फेट के चार्जेस बराबर हैं कि नहीं? 2 + 2 नेगेटिव, 2 + 2 नेगेटिव। चाहे यहाँ लाखों जिंक सल्फेट हों, यहाँ पे चार्ज कितना बनेगा? 0, क्योंकि केटाइन और एनाइन के चार्जेस बराबर हैं। ठीक है, ऊपर जो मेटल है, मेटल भी न्यूट्रल होती है, उस पर 0 चार्ज होता है। तो ऊपर भी चार्ज कोई नहीं है फ़िलहाल, और नीचे भी चार्ज कोई नहीं है फ़िलहाल। यहाँ पे देखें कॉपर है, कॉपर किस में डिप किया गया है? कॉपर सल्फेट में। तो कॉपर सल्फेट चार्जेस बराबर रखते हैं ना, Cu2+ रखता है, SO4 2 नेगेटिव। तो चाहे यहाँ लाखों कॉपर सल्फेट हों, यहाँ चार्ज कोई नहीं है, ये 0 चार्ज है यहाँ भी। ठीक है, और मेटल ऊपर जो है कॉपर, इस पर भी कोई चार्ज नहीं होता, ये भी 0। तो जब रिएक्शन शुरू नहीं होता, यहाँ पे चार्ज नहीं होते। अब रिएक्शन शुरू हो गया, मैं आपको समझा चुका, जब रिएक्शन शुरू होगा तो नीचे क्या उतरेगा? जिंक आइन। भाई 1 उतरा, 2 उतरे, 3 उतरे, 1 लाख उतरे, 1 मिलियन, ये नीचे उतर रहा है। जब जिंक आइन बहुत सारे नीचे उतर रहा है, तो क्या अब जिंक और सल्फेट बराबर हैं? नहीं। क्या अब चार्जेस बराबर हैं? नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, क्योंकि जब जिंक नीचे उतरा तो अपने साथ 2+ पॉजिटिव चार्ज लेके आया। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इतना ज़्यादा जमा हो जाएगा कि अब मज़ीद जिंक आयन की शक्ल में नीचे नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि पहले ही इतने हो चुके हैं कि वो आने वाले को रिपेल करेंगे, आने नहीं देंगे।
तो यहाँ पे तो चार्ज एकोमोलेशन ज़्यादा होगी, अब रिएक्शन रुक जाएगा, जिंक नहीं आएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं बनेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे तो फ्लो भी नहीं करेंगे। इस साइड की स्टोरी देखें, कॉपर और सल्फेट पहले बराबर थे, लेकिन रिएक्शन जब शुरू होगा कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, कॉपर आए तो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, सारे के सारे यहाँ पे जाके जमना शुरू हो जाएंगे। पीछे क्या बचेगा? सल्फेट। सल्फेट पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। तो इस साइड पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता जाएगा। एक ऐसा वक्त भी आएगा नेगेटिव चार्ज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अब कॉपर आयन को ऊपर जाने नहीं देगा, रोक लेगा, हर तरफ से घेर लेगा। ये रिएक्शन भी रुक गया। तो दोनों साइड पे कुछ देर बाद रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बन गया और राइट साइड पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बन गया। इसीलिए सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल किया जाता है इन चार्ज को न्यूट्रल करें। कैसे? सॉल्ट ब्रिज में होता है जी KCl। सॉल्ट ब्रिज ये काम करता है कि इसके यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। सॉल्ट ब्रिज के जो क्लोराइड आयन है वो इस साइड पे उतरते हैं, क्लोराइड नेगेटिव। और कितने उतरते हैं भाई? जितना पॉजिटिव ज़्यादा है उसके मुताबिक, ताकि 100% यहाँ पे न्यूट्रल हो जाए। तो नेगेटिव क्लोराइड यहाँ पे उतरेंगे, डिफ्यूज़ होंगे और इस सोल्यूशन को न्यूट्रल कर देंगे, चार्ज को दोबारा ज़ीरो कर देंगे। और यहाँ पे फिर क्या उतरेगा? यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा है ना, यहाँ पे इसके पोटाशियम उतरेंगे और पोटाशियम इतने उतरेंगे कि सल्फेट को न्यूट्रल कर दें और चार्ज दोबारा ज़ीरो हो जाए। तो इलेक्ट्रोलाइट पे जब तक चार्जेस ज़ीरो रहेंगे ये सेल सही काम करता जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सॉल्ट ब्रिज सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखता है। तो स्टूडेंट लास्ट में हम देखेंगे एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की पहली एग्जांपल आ रही है डाउन सेल। डाउन सेल में आपने जो एनोड लेना होता है वो ग्रेफाइट का लेना होता है, एनोड ग्रेफाइट, और जो कैथोड लेना होता है आयरन का लेना होता है। तो एनोड ग्रेफाइट का, कैथोड आयरन का। आपने इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है वो NaCl लेना होता है फ्यूज्ड फॉर्म में, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट। डाउन सेल का जो प्रोडक्ट है ना वो सोडियम मेटल है। ये सोडियम मेटल की तैयारी का प्रोसीजर है। इसमें एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है जो कि क्लोरीन गैस है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की दूसरी एग्जांपल नेल्सन सेल, कास्टनर केल्नर सेल भी ये कहलाता है, मरकरी सेल भी कहलाता है। इसमें एनोड आपने लेना होता है टाइटेनियम का, टाइटेनियम का आप एनोड इसमें लेंगे, और कैथोड आपने लेना होता है मरकरी या स्टील का, मरकरी और स्टील। इलेक्ट्रोलाइट इसमें होता है NaCl एंड वाटर, एक्वस ब्राइन भी इसे कहते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ना वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी का सेल है। इसके अलावा इसमें बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं, उसमें हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे भी बनता है। नंबर थर्ड पे आप एल्युमिनियम की प्यूरिफिकेशन, हॉल बेरोल्ट सेल आप इसे कह सकते हैं। हॉल बेरोल्ट सेल में आप एनोड कैथोड चेंज कर सकते हैं, मतलब जो मर्जी ले लें। इलेक्ट्रोलाइट आपने लेना होता है फ्यूज्ड बॉक्साइड और फ्यूज्ड क्रायोलाइट, ये बॉक्साइड और ये क्रायोलाइट, ठीक है, दोनों फ्यूज फॉर्म में आपने लेने होते हैं। तो ये आप एल्युमिनियम, जैसे आप सोडियम तैयार करते हैं ना डाउन सेल में, तो इसी तरह आप हॉल बेरोल्ट सेल में एल्युमिनियम तैयार करते हैं। ठीक है, एनोड कैथोड में जो मर्जी मेटल लगा दें, ये गुजारा हो जाता है। नंबर 4, आप कॉपर की प्यूरिफिकेशन या मेटल्स की प्यूरिफिकेशन के लिए भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ करते हैं। इसमें आपने एनोड कैथोड उसी मेटल का लेना होता है भाई जिसकी बात चल रही है, लेकिन एनोड आपने लेना होता है इम्प्योर उस मेटल का, कैथोड आपने लेना होता है प्योर मेटल का। फॉर एग्जांपल आप सिल्वर प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं तो अब क्या करेंगे? अब के आप इम्प्योर सिल्वर लेंगे और प्योर सिल्वर लेंगे, इम्प्योर सिल्वर एनोड के तौर पे, प्योर सिल्वर कैथोड के तौर पे। तो जिस मेटल की प्यूरिफिकेशन करनी है उसी का एनोड, उसी का कैथोड
उसी का एनोड, उसी का कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट भी उसी का सॉल्ट। कॉपर है तो कॉपर सल्फेट, सिल्वर है तो सिल्वर नाइट्रेट एंड नाइट्रिक एसिड एक्वस। तो इसमें मेटल प्योरीफाई हो जाती है। इसके अलावा आप ना जितनी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एग्जांपल हैं, कोई भी सेल हो जिसमें आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? एक मेटल पे दूसरी मेटल की तह को चढ़ा देना। ये तमाम की तमाम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ही होती हैं। तो देखें, कॉपर का ही एनोड ले लिया गया, कॉपर का ही कैथोड ले लिया गया, यहाँ पे बैटरी अटैच कर दी गई और यहाँ कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया गया। तो क्या होगा? ये बैटरी यहाँ पे कॉपर को मजबूर करेगी इलेक्ट्रॉन देने के लिए लेफ़्ट साइड वाला। तो लेफ़्ट साइड वाला जो कॉपर है वो एनोड बन जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ पे आ जाएगा नीचे सोल्यूशन में आयन की शक्ल में। जैसे ही आयन की शक्ल में नीचे आएगा, इस वाले पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाला कॉपर आयन यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे आके वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इस एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई। देखें, एनोड पे कॉपर आयन की शक्ल में उतरा, उसने इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीडेशन होगी। ये कॉपर आयन फ़ौरन कैथोड की जानिब गए, वहाँ जाकर उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए, दोबारा डिपॉजिट हो गए यहाँ पे। तो ऐसा ऐसा एनोड से कॉपर उतरते जाएंगे, एनोड घुलना शुरू हो जाएगा सारा का सारा, और कैथोड पे जाके जमना शुरू हो जाएंगे। कैथोड ये हुजम में साइज में बड़ा होता जाएगा। तो ये वाला जो प्रोसीजर है ना, जिसमें एनोड कैथोड सेम लिए जाते हैं, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल का प्रोसीजर है। ऐसा ऐसा ये इम्प्योर जो कॉपर आपने यहाँ पे लिया था, एनोड पे आपको इम्प्योर कॉपर लेना पड़ेगा अगर आप उसे प्योर करना चाहते हैं। तो इम्प्योर कॉपर यहाँ से सारा घुल के यहाँ पे आगे प्योर हो गया और जो वेस्ट था, इसमें इम्प्योरिटीज़ थी, वो नीचे यहाँ पे गिर जाएंगी। ये एनोड मड कहलाती हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं इस अंदाज में। एनोड पे क्या हुआ? कॉपर डिजोल्व, कॉपर हल हुआ किस शक्ल में? आयन की शक्ल में। और कैथोड पे क्या हुआ? कॉपर डिपॉजिट, ये दोबारा मेटल की शक्ल में जमना शुरू हो गया। इसी की एग्जांपल हमारी बुक में टेबल है, टेबल में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं कि एनोड पे कॉपर डिजोल्व होगा, कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा अगर आप एनोड कैथोड सेम मेटल का ले लें। एक और एग्जांपल है टेबल में, वो है सिल्वर की। अगर आप एनोड भी सिल्वर का ले लें, कैथोड भी सिल्वर का ले लें, लेकिन एनोड होगा इम्प्योर सिल्वर का, कैथोड होगा प्योर सिल्वर का। तो इम्प्योर को आप प्योर करना चाहते हैं, सिल्वर यहाँ से आयन बनाएगा, नीचे आएगा सोल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ेगा। तो एनोड पे क्या होगा? सिल्वर इलेक्ट्रॉन देगा और सिल्वर आयन बनाएगा। क्या हुआ एनोड पे? सिल्वर डिजोल्व हुआ एट एनोड, ये लिखा हुआ है एट एनोड, सिल्वर डिजोल्व एज सिल्वर आयन। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे दोबारा जाके क्या करेगा? सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके दोबारा सिल्वर सॉलिड बना देगा। तो कैथोड पे क्या हुआ? एजी डिपॉजिट। तो आहिस्ता आहिस्ता सारा का सारा सिल्वर यहाँ से यहाँ पे मुंतकिल हो जाएगा। ये प्योर सिल्वर है, यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ होंगी नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, तो आप प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल इस अंदाज में कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। बैटरी खुद प्रोवाइड करनी है, एनोड कैथोड सेम मेटल का लेना है, एनोड इम्प्योर मेटल का, कैथोड प्योर मेटल का। ऐसा ऐसा मेटल एनोड से कैथोड की जानिब जाके डिपॉजिट हो जाएगी। कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट लेना है कॉपर वाले केस में, और सिल्वर वाले केस में अगर आप सिल्वर की प्योरीफिकेशन करना चाहते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड एक्वस पानी में हल करके इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ करने हैं। वोल्टिक गैल्वेनिक सेल, हमारी बुक में काफ़ी एग्जांपल हैं जो यूज़ हुई हैं। हमने एक तो पढ़ लिया जिंक और कॉपर का सेल, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बहुत सी बैटरीज हैं जो यूज़ हुई हैं। नंबर 1, आप अल्केलाइन बैटरी की बात कर लें, आप सिल्वर ऑक्साइड बैटरी की बात कर लें, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, लेड अकोमोलेटर, ये तमाम बैटरीज इसकी एग्जांपल्स हैं। या इसके अलावा फ्यूल सेल। ठीक है, इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं चूँकि हमारे कोर्स में ये बैटरीज नहीं है, लेकिन जिंक कॉपर सेल हमने ये डिटेल में पढ़ लिया है और फ्यूल सेल भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा बाकी बस एग्जांपल याद रखिएगा, ये सारी वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल हैं जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं।